आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो रोमांच और डर के बीच की बहुत पतली सी लाइन पर चलती है। कहानी का शीर्षक है सतपुड़ा हिल्स, कर्स ऑफ द ड्रम। और ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों में हुई एक कथित सच्ची घटना पर आधारित है। ये 6 कॉलेज दोस्तों की एक एडवेंचर ट्रिप के बारे में है, जो एक बहुत ही खौफनाक सपने में बदल जाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना भयानक बनाता है। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे एक मौज मस्ती से भरी यात्रा धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक जाल बन जाती है। इस कहानी में सिर्फ भूत प्रेत नहीं है, इसमें इंसानी फितरत, पुरानी लोक कथाओं और चेतावनियों को नजरअंदाज करने के क्या नतीजे होते हैं, इस पर भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत बहुत आम तरीके से होती है। 6 दोस्त हैं, अमन, कबीर, रोहित, रिया, तन्वी और सिया। सब कॉलेज के बाद एक ब्रेक पर हैं। एक टिपिकल कॉलेज ट्रिप। हाँ, एकदम सतपुड़ा की पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने निकले हैं। माहौल पूरा एडवेंचर वाला है, गाने चल रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। और कहानीकार ने जानबूझकर शुरुआत इतनी नॉर्मल रखी है ताकि जब चीजें बिगड़ना शुरू हों तो उसका असर ज्यादा हो। सही बात है। ये हमें किरदारों से जोड़ता है क्योंकि उनकी शुरुआत हमारी किसी भी ट्रिप जैसी ही लगती है। हाँ, और इसी नॉर्मल माहौल में पहली दरार पड़ती है जब वो रास्ते में एक स्थानीय गांव में रुकते हैं। वहां एक बुजुर्ग उन्हें देखकर सिर्फ एक लाइन कहता है, शाम ढलने के बाद वहां मत जाना, वो पहाड़ी अभिशप्त है। और जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, ये नौजवान दोस्त इस बात को हंसकर टाल देते हैं। और यहीं पर कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक बिंदु आता है, चेतावनियों को नजरअंदाज करना। ये तो हम सबकी आदत है ना? बिल्कुल। जहाँ खतरा होता है, रोमांच हमें वहीं खींचता है। अनजानी चीज का मजा जाने पहचाने डर से ज्यादा बड़ा लगता है। हाँ, वो उसे बस एक अंधविश्वासी गांव वाला समझते हैं। बिल्कुल। खुद को मॉडर्न और तार्किक समझते हैं। ये अहंकार बनाम अनुभव की लड़ाई है, और हॉरर कहानियों में अक्सर अनुभव ही जीतता है। तो वो पहाड़ी पर पहुंचकर अपना कैंप लगाते हैं। कैंप फायर जल रही है, मजाक मस्ती चल रही है, सब ठीक है। लेकिन माहौल में एक अनकही सी बेचैनी है। और इस बेचैनी को आवाज देता है रोहित, जब वो नर्मदा घाटी चुड़ैल की कहानी छेड़ देता है। मतलब जिस चीज से बचना चाहिए उसी को बुला रहे हैं। हाँ, और फिर आधी रात को वो होता है जो उनके वहम को हकीकत में बदलने लगता है। टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और साथ में एक औरत की दबी दबी हंसी। सिया, जो पहले से ही थोड़ी डरी हुई थी, हिम्मत करके बाहर झांकती है और उसे जो दिखता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी की तरफ जा रही है, और उसका कोई चेहरा नहीं है। बाप रे, ये विजुअल बहुत डरावना है। लॉजिकल हॉरर है। आपने बहुत सही बात पकड़ी। यहाँ कहानीकार बहुत चालाकी से हमारी सांस्कृतिक चेतना में बसे डर को छू रहा है। सफेद साड़ी वाली औरत और बिना चेहरे के होना, ये सुनते ही हमारे दिमाग में खास इमेज बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी दादी नानी की कहानियों से निकला हुआ डर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब सिया चिल्लाती है और सब बाहर आते हैं तो वहां कोई नहीं होता। बस एक चीज होती है जो उनके डर को 100 गुना बढ़ा देती है। क्या? जमीन पर ताजे पैरों के निशान, जो उल्टी दिशा में है। उल्टे पैर? हाँ, मेरे लिए तो कहानी का असली डर यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, उल्टे पैर शब्द ही काफी है। ये हॉरर लिखने का सबसे असरदार तरीका है। डराओ मत, बस उस डर की याद दिला दो जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। ये प्रतीक साफ बता रहा है कि जिसका सामना वो कर रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अगली सुबह वो सब खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद सिया ने कोई सपना देखा होगा। हाँ, एक तरह का डिनायल। हाँ, कि ये सब उनका वहम है। लेकिन तभी उनकी नजर पास के एक पुराने टूटे फूटे मंदिर पर पड़ती है, और जाहिर है उनकी जिज्ञासाओं ने वहां खींच ले जाती है। ये एक और क्लासिक हॉरर ट्रोप है, द फॉरबिडन प्लेस। जिस जगह जाने से मना किया जाए, किरदार वही जरूर जाते हैं। अंदर का माहौल किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां हैं, जगह जगह सूखे हुए खून जैसे धब्बे, और सबसे डरावना, बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान। ओह नहीं। और फिर मंदिर के बीचों बीच उन्हें वो चीज दिखती है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, एक पुराना लकड़ी का ड्रम, और उस पर धूल से एक लाइन लिखी है। क्या लिखा है? जो इसे बजाएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा।
तो ये तो सीधी सीधी चेतावनी है। हाँ, अब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सीधे सीधे उस चीज पर ही लिखी हुई है। इसके बाद तो किसी भी समझदार इंसान को वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन यहीं पर रोहित वो करता है जो कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। क्या करता है वो मजाक में कहता है, देखें तो जरा क्या होता है, और उस ड्रम पर एक हल्की सी थपकी मार देता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा नियम टूटता है। लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी कोई ऐसा क्यों करेगा? नहीं, ये इंसानी फितरत के बहुत करीब है। हम अक्सर देखते हैं क्या होता है वाले एटीट्यूड में रहते हैं। जब हमें कहा जाता है ऐसा मत करो, तो हमारे अंदर उसे करने की एक अजीब सी इच्छा पैदा होती है। एक तरह की बगावत। हाँ, रोहित का किरदार उसी युवा अहंकार और रोमांच का प्रतीक है जो चेतावनियों को चुनौती मानता है, खतरा नहीं। उसने उस ड्रम को छूकर सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ा, उसने उस जगह की आत्मा को, उस डर को सीधी चुनौती दी है। और उस चुनौती का जवाब भी तुरंत मिलता है। कैसे? जैसे ही वो ड्रम पर थपकी मारता है, कहानी के मुताबिक तापमान अचानक गिर जाता है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उन्हें चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी सोई हुई चीज को जगा दिया है। बिल्कुल। ये श्रापित वस्तु या कर्स्ड ऑब्जेक्ट का आइडिया सिर्फ कहानियों में नहीं होता, हमारी संस्कृति में भी तो है। कुछ चीजों को अपशकुनी माना जाता है। यहाँ ड्रम उस बुरी शक्ति को जगाने का एक ट्रिगर बन जाता है, और वो विनाश उसी रात से शुरू हो जाता है। तन्वी की नींद खुलती है तो वो जो मंजर देखती है वो दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। क्या देखती है वो? सिया, उसकी दोस्त, टेंट के अंदर हवा में लटक रही है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और मुंह से खून बह रहा है। हे भगवान! तन्वी के मुंह से सिर्फ एक चीख निकलती है, सिया, और जैसे ही वो चिल्लाती है, सिया हवा में ही गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। गायब हो जाती है? हाँ, पीछे छूट जाता है तो सिर्फ उसका मोबाइल फोन, और उस फोन में मिलती है एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग। सिया की कांपती हुई आवाज में सिर्फ कुछ शब्द हैं। क्या? वो मुझे बुला रही है, ड्रम के अंदर से। ये कहानी में फाउंड फुटेज वाला अंदाज ले आता है, जैसे हमें कोई सबूत मिल गया हो। हाँ, सही कहा। जब हम किसी की आखिरी आवाज उसके फोन पे सुनते हैं, तो वो डर सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता, वो हमारा अपना निजी अनुभव बन जाता है। सिया के गायब होने के बाद बचे हुए 5 दोस्तों को समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, अब जान बचाने की जंग शुरू होती है। वो फौरन अपना सामान पैक करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक अजीब से लूप में फंस जाते हैं। लूप मतलब? वो जिस भी रास्ते से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, घूम फिरकर वापस उसी मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक डर का चरम है। ये वो एहसास है जैसे आप किसी बुरे सपने में भाग रहे हैं, पर आपके पैर जमीन में धंस गए हैं। बिल्कुल। आशा में कबीर एक आखिरी कोशिश करता है। उसे लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ ये ड्रम है। वो हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाता है और उस ड्रम को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रम उठाता है, पूरे जंगल में एक औरत की भयानक चीख गूंजती है। और वो चीख क्या कहती है? ड्रम मेरा है। तो ये साफ हो जाता है कि वो शक्ति उस ड्रम से जुड़ी हुई है। वो उसका घर है, या शायद वो खुद ही उस ड्रम में कैद है। हाँ, और उस चीख के साथ ही एक भयानक तूफान आता है। पेड़ उखड़ने लगते हैं, तेज हवा चलती है। अमन डर के मारे बेहोश हो जाता है, और जो उसे होश आता है तो सुबह हो चुकी थी, तूफान शांत था और वो वहां बिल्कुल अकेला था। कबीर, रोहित, रिया, तन्वी, सब गायब। सब। लेकिन अमन को क्यों छोड़ दिया? यही सवाल मेरे मन में भी आया था। ये कहानी में एक ढीला सिरा सा लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये ढीला सिरा है, बल्कि ये कहानी का सबसे डरावना हिस्सा हो सकता है। वो कैसे? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, अमन को एक गवाह के तौर पर छोड़ा गया ताकि वो दुनिया को जाकर ये कहानी बताए, ये चेतावनी दे, ताकि उस शक्ति का खौफ जिंदा रहे। बिल्कुल। और दूसरा, जो ज्यादा डरावना है, शायद अमन का जिंदा बचना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। सजा? हाँ, उसे उस ट्रॉमा, उस अपराध बोध के साथ पूरी जिंदगी जीनी होगी कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया। उसके दोस्त तो चले गए, लेकिन वो उस रात की यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब उसका बच जाना कोई जीत नहीं बल्कि एक हार है। एकदम। और कहानी का अंत भी इसी तरफ इशारा करता है। 3 दिन बाद गांव वालों को अमन जंगल के किनारे मिलता है। वो गहरे सदमे में है और वो कुछ बोल नहीं पाता। वो बस एक ही लाइन बार बार दोहराता रहता है। कौन सी लाइन? ड्रम मत बजाना, वो सबको ले जाती है। तो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी
वहीं आकर खत्म होती है। एक तरह से ये एक चक्र पूरा करती है। कैसे? शुरुआत में एक स्थानीय बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी थी, जिसे उन्होंने हंसकर टाल दिया। अंत में अमन खुद वही चेतावनी देने वाला बन गया है। वो अब उस लोक कथा का हिस्सा है। वाह। और कहानी इस नोट पर खत्म होती है कि आज भी सतपुड़ा की उन पहाड़ियों से रात में कभी-कभी ढोल की हल्की आवाज सुनाई देती है। और लोक कथा ये बन गई है कि अगर ये आवाज आए तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अंत कहानी को एक व्यक्तिगत त्रासदी से उठाकर एक अमर किंवदंती या अर्बन लेजेंड में बदल देता है। जो उन 6 दोस्तों के साथ हुआ, वो अब उस जगह की पहचान बन गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ डराने के लिए लिखी गई एक अच्छी कहानी है या इसका कोई गहरा संदेश है? मुझे लगता है कि ये दोनों है। सतह पर ये एक बहुत ही कसी हुई हॉरर कहानी है, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा देखें तो ये कहानी आधुनिकता और परंपरा के बीच, शहरी अहंकार और स्थानीय ज्ञान के बीच के टकराव को दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहों की, कुछ रिवाजों की अपनी एक ऊर्जा, अपना एक इतिहास होता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। और अमन का किरदार वो तो हमेशा जहन में रह जाएगा। हाँ, अमन उस ट्रॉमा का जीता जागता प्रतीक है जो ऐसी घटनाओं के बाद बच जाने वाले को झेलना पड़ता है। वो जिंदा तो है, लेकिन क्या वो सच में जी रहा है? सही बात है। या उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी पहाड़ी पर अपने दोस्तों के साथ रह गया है? ये कहानी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि क्या हर अनजानी चीज, हर पुरानी कहानी को सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज कर देना सही है? या फिर कुछ चेतावनियों के पीछे, कुछ लोक कथाओं के पीछे पीढ़ियों के ऐसे अनुभव छुपे होते हैं जिन्हें शायद विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। ये सोचने वाली बात है। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.